Assalamu alaikum dear students. How are you? I welcome you all. Today we are going to discuss the topic new routines, new rules. This is the topic taken from the chapter Civilizing the Native, Educating the Nation. The chapter taken from the 8th class history. तो डियर स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया जो एंशंट और मेडिवल टाइम्स में यहाँ पे पाठशालाज थे, मकतबाज थे या मदरसाज थे या गुरुकुलस थे, वहाँ पे किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता था। कोई टाइम टेबल नहीं था, कोई फ़ी डिसाइड नहीं होता था, किसी तरह का कोई सिलेबस या एग्ज़ाम नहीं था, कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं थी। नॉर्मली क्लासेस होते थे घरों, टीचर्स के घर में या फिर अंडर द ट्रीज़, मोस्टली अंडर द बनियान ट्री। तो इस तरह का ट्रेडिशन कंटिन्यू चलता रहा कंपनी के रूल के अंडर भी कुछ टाइम के लिए। तो अप टू 1850 तक, अप टू 1854 तक ये सिस्टम कंटिन्यू रहा, इसमें कोई चेंज नहीं लाई गई। तब तक जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो डिसाइड कर रहे थे कि हिंदुस्तान में किस तरह से लोगों को हम एजुकेशन देंगे, और तब तक ये भी डिसाइड हुआ कि सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, पेपर्स का, एग्ज़ाम्स कैसे कंडक्ट करेंगे, स्कूल्स को कैसे कंडक्ट करेंगे, यूनिफॉर्म्स कैसे बनाएंगे, कौन सी यूनिफॉर्म्स होंगी, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें वो तब तक डिस्कस कर रहे थे। तो 3 ग्रुप्स के बारे में हमने पढ़ा है। एक ओरिएंटलिस्ट्स जो चाहते थे हिंदुस्तान के लोगों को हिंदुस्तान का ही लिटरेचर पढ़ाया जाए लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में। लिबरल्स जो चाहते थे नहीं, जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनको वेस्टर्न साइंसेस या हम कहेंगे वेस्टर्न एजुकेशन दी जाए, यानी यूरोप की एजुकेशन दी जाए ताकि वो एडवांस्ड बन जाए, सिविलाइज्ड बन जाए और डिसिप्लिनड भी बन जाए। बाद में और एक ग्रुप आ गया whom we called क्रिश्चियन मिशनरीज़, जो चाहते थे कि इनको रिलीजियस एजुकेशन दी जाए मगर मोस्टली अबाउट क्रिश्चियनिटी। तो आप देखते हैं फिर उन पाठशालाज, उन मदरसाज, उन स्कूल्स का क्या हुआ जो पहले चला करते थे हिंदुस्तान में, ब्रिटिश रूल से पहले या फिर अर्ली ब्रिटिश रूल में। तो 1854 के बाद कुछ चेंजेस लाई गई इस सिस्टम में। तो वो चेंजेस क्या थी? पहला फोकस किया गया स्कूल्स पे, कि स्कूल्स अब इंट्रोड्यूस किए गए जहाँ पे बच्चे यूनिफॉर्म में जाने जाने लगे, और उनको एक फ़ीस स्ट्रक्चर भी दिया गया, एक सिलेबस भी दिया गया और एग्जामिनेशंस डिसाइड किए गए। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ पंडित्स को अपॉइंट किया इस काम के लिए और उन्हें 4 से 5 स्कूल का जो है दिया गया। उनको 4 से 5 स्कूल्स को लुक आफ्टर करने के लिए कहा गया, यानी अब वो नज़र रखेंगे इन स्कूल्स पे क्या पढ़ाया जाता है, कौन पढ़ाता है, टेक्स्ट बुक्स कैसे पढ़ाई जाती है, बोर्ड कैसे मेंटेन होता है, बेंच कैसे हैं। तो इन सब चीज़ों पे, तो जहाँ एक तरफ ये नई एजुकेशन आ गई वहीं दूसरी तरफ कुछ बच्चों के लिए ये प्रॉब्लम बन गई। जैसा मैंने पहले भी कहा, गरीब बच्चे भी स्कूल जाते थे एंशंट और मिडिवल टाइम्स में, तो वो पढ़ पाते थे क्योंकि उन्हें हार्वेस्टिंग सीज़न में छुट्टी मिलती थी, फिर वो स्कूल ज्वाइन करते थे, कोई एग्ज़ाम नहीं होता था, कोई फ्लैग टाइम टेबल फ्रेम नहीं था। लेकिन अब टाइम टेबल बन गया, अब स्कूलिंग परफेक्ट हो गई, अब अपने अपने बेंच पे उनको फिक्स्ड बैठना था, साथ ही साथ में इन सब के लिए उन्हें फ़ी भी पे करना पड़ता था। तो बुक्स प्रिंट होती थी तो उसके लिए पैसा, पेन पेंसिल या नोटबुक ख़रीदनी होती थी उसके लिए भी पैसा, यूनिफॉर्म्स के लिए पैसा, बेंचेस के लिए पैसा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अब एजुकेशन एक बिज़नेस बनने लगा। अंडर ब्रिटिश रूल एजुकेशन बिकेम अ बिजनेस, अ बिग बिजनेस। सो लेट अस सी हाउ. So after 1854, the company decided to improve the system of vernacular education. As we already discussed, as we have already discussed, vernacular education means the local education or the native education of India, which was given to the people of India, which was given to the students in homes of teachers under the trees or in madrasas, pathshalas, gurukulus, maktabas, etc. What happened then? It felt, I mean to say company felt that this could be done by introducing order within the system, imposing routines, establishing rules, ensuring regular inspections. As you know, inspection means visiting the school, taking care of school activities, or we can say simply the vigilant eye, keeping the vigilant eye on the activities of teachers as well as students. तो ये सारे काम अब किए गए। अब इसमें चेंज आने लगी, देखते हैं कौन सी और चेंजेस थी। फर्स्टली द कंपनी अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित्स। गवर्नमेंट पंडित्स, पंडित मीन्स अ प्रीस्ट पर्सन, हिंदू पंडित जो पूजा करता है, जिसको आप पुजारी कहते हैं। तो उसको अपॉइंट किया गया। उसका काम क्या था?
ईच इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 to 5 स्कूल्स, कम से कम 4 से 5 स्कूल्स उसको देखने के लिए रखे गए, यानी उसका काम था इन स्कूल्स को लुक आफ्टर करना, देखना कि क्या पढ़ाया जाता है, कितनी देर तक पढ़ाया जाता है, बच्चे कैसे हैं, डिसिप्लिनड है, बेंच का सिस्टम, बुक्स कौन सी पढ़ाते हैं, ये सब्जेक्ट्स क्या है, तो इन सब चीज़ों पे नज़र रखी जाने लगी, जबकि पहले ऐसा नहीं था। तो इसके अलावा the task of the Pandit was to visit the Pathshala and try and improve the standard of teaching. Each Guru was asked to submit periodic reports and take classes according to a regular timetable. तो हर किसी गुरु यानी टीचर को ये काम दिया गया कि वो जो कुछ भी देखता है, जो कुछ भी स्कूल में हो रहा है, उसकी रिपोर्ट वो दे दे पीरियडिकली, यानी एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद उसे एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती थी कंपनी को या गवर्नमेंट को। उसमें वो लिखता था बच्चे कितने हैं, टीचर्स कितने हैं, कैसे काम हो रहा है, कौन सा सिलेबस है, कौन सी बुक्स है, बेंच कैसे हैं, स्कूल्स कैसे हैं। तो एक तरह से तो ये लग रहा है अच्छा है, तो दूसरी तरफ से भी देखेंगे इसका इम्पैक्ट क्या था। तो एक टाइम टेबल फिक्स किया गया, सुबह से शाम तक बच्चे स्कूल जाते थे, पहले ऐसा नहीं था। सो टीचिंग वॉज नाउ टू बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक्स एंड लर्निंग वॉज टू बी टेस्टेड थ्रू द सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशंस। नाउ एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जो कि पहले नहीं था। Students were asked to pay a regular fee पे करना है, attend regular classes, sit on fixed seats and obey the new rules of discipline. तो इस तरह से बच्चों को डिसिप्लिनड बनाने के लिए इन पे नज़र रखी गई। इनको कहा गया बेंच, पर्टिकुलर बेंच जो आपको दिया जाता है उस पे बैठिए, रेगुलर फ़ी पे कीजिए, टेक्स्ट बुक्स खरीदिए या जो भी फ़ी करना है, यूनिफॉर्म्स लाइए। तो इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान जाने लगा, जबकि पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो वो पाठशालाज, वो स्कूल जो पहले हुआ करते थे, जिन स्कूल्स ने गवर्नमेंट की ये गाइडलाइंस, ये सिस्टम माना, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी, और जिन लोगों ने, जिन स्कूल्स ने, जिन टीचर्स ने ये नहीं माना, तो आहिस्ता आहिस्ता वो स्कूल बंद होने लगे, क्योंकि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं करती थी, वो एग्ज़ाम नहीं दे पाते थे, कोई सर्टिफिकेट वहाँ नहीं मिलती थी। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल स्कूल्स, whom we call the traditional schools और पाठशालाज और गुरुकुल्स और मदरसाज बिगेन टू बी क्लोज्ड। तो वो क्या होने लगे, आहिस्ता आहिस्ता बंद, यानी पुराने सारे स्कूल्स बंद होने लगे। अब ब्रिटिश स्कूल्स हिंदुस्तान में इस्टेब्लिश होने लगे, जहाँ पे एक पर्टिकुलर सिस्टम ऑर्गेनाइज किया गया, पर्टिकुलर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें फ़ीस स्ट्रक्चर सबसे पहले देखा जाता था। तो अब एजुकेशन फ्री नहीं हुई थी। अब एजुकेशन के लिए पे करना पड़ता था फ़ी, जिस तरह आज आप स्कूल में फ़ी जो है पे करते हैं। तो द न्यू रूल्स एंड रूटीन्स हैड अनदर कॉन्सिक्वेंसेस। लेट अस सी, इन द अर्लियर सिस्टम, children from poor peasant families had to be able to go to Pathshalas since the timetable was flexible. The discipline of the new system demanded regular attendance even during harvest time when the children of poor families had to work in the fields. Inability to attend school came to be seen as indiscipline, as evidence of lack of desire to learn. यानी पहले जो गरीब बच्चे स्कूल्स में पढ़ा करते थे, टीचर्स के पास पढ़ते थे, मदरसास में पढ़ते थे, उनको फ्रीडम था, अगर कभी उनको घर में काम पड़ता वो जा सकते थे। अब वो घर में नहीं बैठ सकते हैं, अगर वो स्कूल से एब्सेंट रहे तो कहा जाता है वो इनडिसिप्लिनड है, यहाँ तक कि उन्हें पढ़ने का कोई शौक ही नहीं है, तो निकाल दीजिए इन बच्चों को। यानी अब गरीब बच्चे नॉर्मली स्कूल नहीं जा सकते हैं, क्योंकि दे हैव टू पे फी, they were supposed to attend regular classes, they were supposed to be disciplined, they had to purchase books, they had to purchase stationery, they had to purchase uniforms as well. So this new system affected the education system, especially the education of what we can say poor people. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने पढ़ा कि क्या हुआ उन पुराने स्कूल्स का जो ब्रिटिश रूल से पहले पहले हिंदुस्तान में थे, यहाँ तक कि अर्ली ब्रिटिश रूल में, यानी 100 साल तक आपको याद होगा 1757 में ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ, 1854 तक ये सिस्टम कंटिन्यू रहा एजुकेशन का, लेकिन उसके बाद चेंज आने लगी। क्योंकि आपको याद भी होगा 1854 में जो डिस्पैच आया था, वुड्स डिस्पैच, तो उसकी वजह से चेंज लाई गई एजुकेशन सिस्टम में। अब ज़्यादातर फोकस वेस्टर्न एजुकेशन पे डाला गया, जबकि जो लोकल एजुकेशन थी, अपना लिटरेचर था, उस पे अब आहिस्ता आहिस्ता उसमें आहिस्ता आहिस्ता कम इंटरेस्ट दिखाया गया, और इस तरह से वेस्टर्न एजुकेशन प्रमोट की गई।
तो वेस्टर्न एजुकेशन प्रमोट करने का ये भी मतलब था कि ये लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे वेस्टर्न साइंसेस, और फिर इनकी सोच, उनकी जो ख्वाहिशें हैं, डिज़ायर्स, उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो बिहेवियर है, वो सब हमारे हिसाब से कंट्रोल में होगा। और जैसे जैसे ये हमारा सीखते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी चीज़ें भी खरीदेंगे। जैसे जैसे ये हमारी चीज़ें खरीदेंगे, हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। वंस अगेन एजुकेशन बिकेम द सिस्टम ऑफ बिजनेस, और वी कैन से सिंपली अ बिजनेस। क्लियर? तो यहाँ तक आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब हमारे पास है टॉपिक द एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे मॉडर्न या वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस हो गई हिंदुस्तान में, तो कुछ चेंजेस और नज़र आ गई हिंदुस्तानियों की तरफ से। देखते हैं वो क्या हुआ। कुछ लोगों ने इस वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट किया। तो ये वही लोग थे जिन्होंने ब्रिटिश स्कूल्स में पढ़ा था, वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ी थी, यानी उनका दिमाग, उनकी सोच बिल्कुल वैसी बन गई थी जैसे ब्रिटिशर्स चाहते थे। तो वो चाहते थे ये हिंदुस्तानी कलर और ब्लड में हो, लेकिन इनका टेस्ट, इनकी सोच, इनका बिहेवियर, इनका डिसिप्लिन, इनका हर एक चीज़ ब्रिटिश नज़र आना चाहिए। तो ऐसा ही हुआ। सो दीज पीपल आर कॉल्ड एज वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियंस, यानी वो लोग जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन ली, जिन्होंने पढ़ा। उनमें से इम्पोर्टेंट थे, जैसे आपने कभी सुना भी होगा, राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय। इसी तरह से सर सैयद अहमद खान। ये उस टाइम के वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियंस थे जो जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को प्रेज़ किया। इतना ही नहीं, बल्कि ये लोग ये भी चाहते थे कि ब्रिटिश ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स खोलें, कॉलेजेस खोलें, यूनिवर्सिटीज़ खोलें, और एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च करें। तो इन लोगों की डिमांड्स एक्सेप्ट भी की गई, बहुत सारे स्कूल्स बनाए गए, कॉलेज बनाई गई, यूनिवर्सिटी बनाई गई। तो यहाँ आपको पता चलता है कि ये तो अच्छा सिस्टम था, एजुकेशन बहुत तो अच्छी थी, वेस्टर्न साइंसेस पढ़ रहे हैं सब कुछ। लेकिन जैसे जैसे वेस्टर्न की तरफ ध्यान जाने लगा, जैसे जैसे वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ाई गई, वैसे वैसे अपना कल्चर ख़त्म होता गया, वैसे वैसे अपनी लैंग्वेजेस अब बोलनी भी नहीं आती थी, वैसे वैसे जो है फ़ी ज़्यादा पे करना पड़ता था, वैसे वैसे एजुकेशन ज़्यादा कॉस्टली बन गई। तो यहाँ मैंने कहा एक ग्रुप ऐसा क्रिएट हो गया हिंदुस्तानियों में जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन हासिल की, और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बार बार ये एडवाइस कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स खोले जाएं, एजुकेशन पे पैसा खर्च किया जाए, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बनाए जाए। तो इस तरह के लोग भी अब नज़र आने लगे। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को बिल्कुल क्रिटिसाइज़ किया, और वो नहीं चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन हिंदुस्तान में हो, बल्कि वो चाहते थे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का ही लिटरेचर पढ़ाया जाए। एंड दीज वर इंडियंस। देखिए, पहले हमने पढ़ा वेस्टर्न स्कॉलर्स के दो तीन ग्रुप्स, अब हम पढ़ेंगे इंडिया के दो ग्रुप्स। एक ग्रुप वो जो चाहता था वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पे हो, क्योंकि उन्होंने खुद वो पढ़ाई की थी, वो खुद पढ़ चुके थे इस तरह की चीज़ें, वो खुद वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ चुके थे। दूसरा वो ग्रुप जो हिंदुस्तानी थे और चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पे ना हो, बल्कि यहाँ पे लोकल एजुकेशन हो। लेट अस सी हु आर दीज। उनमें से दो लोग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, एक था महात्मा गांधी और दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर। ये दोनों चाहते थे कि हिंदुस्तान के लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तानी लिटरेचर ही पढ़ाया जाए, उनको यहाँ का कल्चर, यहाँ का यहाँ की लैंग्वेजेस, यहाँ के वैल्यूज़, ट्रेडिशंस, यहाँ के आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स उनको सिखाए जाए, ना कि वेस्टर्न एजुकेशन। तो दो ग्रुप्स फिर से इमर्ज हो गए। एक वो इंडियंस जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन ली थी और वो चाहते थे वेस्टर्न एजुकेशन लोगों को पढ़ाई जाए। दूसरे वो लोग जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ी तो थी, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान में ये एजुकेशन प्रमोट की जाए, क्योंकि वो समझते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन हमको गुलाम बना रही है, ये हमारी सोच को ख़त्म कर रही है, ये हमारे कल्चर को ख़त्म कर रही है, हम खुद की लैंग्वेजेस नहीं बोल पा रहे हैं। तो इस ग्रुप में जो दो इम्पोर्टेंट लोग थे वो थे महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर। जैसा कि मैंने पहले ग्रुप में बोला, पहला ग्रुप जो चाहते थे वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पे हो, तो उनमें दो लोगों का मैंने नाम लिया, सर सैयद अहमद खान और राजा राम मोहन रॉय। ये वो दो लोग थे जो चाहते थे वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पे हो, और महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जो चाहते थे नहीं, हिंदुस्तान के लोगों को हिंदुस्तान का ही लिटरेचर पढ़ाया जाए, यही की लैंग्वेजेस, यही के एजुकेशन दी जाए। तो वेस्टर्न एजुकेशन किसी तरह से यहाँ पे नहीं होनी चाहिए।
थोड़ा और देखेंगे, इंग्लिश एजुकेशन हैज़ एनस्लेव्ड अस। तो चलिए देखते हैं ये टॉपिक। तो देखते हैं महात्मा गांधी क्या कहते हैं वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में। यहाँ पे स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पे है। Mahatma Gandhi argued that colonial education created a sense of inferiority in the minds of Indians. It made them as Western civilization as superior and destroyed the pride they had in their own culture. तो महात्मा गांधी क्या कहते हैं? वो कहते हैं वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से हिंदुस्तानियों का जो दिमाग है उसकी सोच भी बदल गई है। अब वो बिल्कुल वैसे ही सोच रहे हैं जैसा कि वेस्टर्न। और वेस्टर्न क्या सोचते थे? हमारी सिविलाइजेशन, हमारी कंट्रीज़, हमारी लैंग्वेज, हमारा कल्चर सब एडवांस्ड है, सब डेवलप्ड है, सब सुपीरियर है। जबकि हिंदुस्तान का कल्चर, हिंदुस्तान की लैंग्वेजेस, हिंदुस्तान के यहाँ पे लिटरेचर है, वो सब का सब बैकवर्ड है। तो जिन हिंदुस्तान के जिन लोगों ने वेस्टर्न एजुकेशन हासिल की, ज़्यादातर वो यही समझने लगे कि ब्रिटिशर सच बोल रहे हैं। तो इससे क्या हुआ? डेस्ट्रॉयड द प्राइड दे हैड इन देयर ओन कल्चर। तो इस तरह से वो अपने कल्चर को छोड़कर वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं। अब जो वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर रहा है तो वो वही चीज़ें यूज़ करेगा जो कि यूरोप से आती है, जो कि ब्रिटेन से आती है। इस तरह से वो बहुत अच्छा कंज्यूमर बन गया ब्रिटिशर्स के लिए। और भी देखेंगे क्या हुआ। देयर वॉज अ पॉइजन इन दिस एजुकेशन सेड महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कहते हैं इसमें एक जहर है। वो जहर क्या था? इट वॉज सिनफुल, बल्कि इसमें बहुत सारे सिन जिसको हम कहते हैं गुनाह। इट एनस्लेव्ड इंडियंस, इसने हमको गुलाम बनाया है। अब ये गुलाम कैसे बनाएगी? जब इंसान की सोच बदली जाती है, जब उसकी सोच पे कंट्रोल किया जाता है, जब उसको कुछ और सोचने के लिए मजबूर किया जाता है, या फिर वो खुद कुछ और सोचने लगता है, अपनी चीज़ों को छोड़कर, अपने कल्चर को छोड़कर, अपने रिलीजन को छोड़कर, अपने जो हम लिटरेचर है उसको छोड़कर, जब वो दूसरे को प्रेज़ करने लगता है, समझ लीजिए जो दिमाग है वो बन गया है गुलाम। तो डेफिनेटली ब्रिटिशर्स यही चाहते थे कि जो इंडियंस है उनका दिमाग गुलाम हो जाए। जब उनका दिमाग गुलाम होगा वो वैसा ही करेंगे जैसा हम चाहते हैं। इट कास्ट एन इविल स्पेल ऑन देम। तो इविल आप समझ सकते हैं, सबसे ज़्यादा खराबी, सबसे ज़्यादा बुराई इसी एजुकेशन की वजह से हिंदुस्तान के लोगों में आ गई। तो इसमें कुछ बुरी आदतें भी हो गई। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दूंगा। यूरोप में एक ट्रेडिशन था, एक सिस्टम था, या हम यूँ कहेंगे उनके कल्चर का एक पार्ट है, वो पार्टीज़ में शराब पीते हैं। तो जिन लोगों ने वेस्टर्न एजुकेशन ली वो भी शराब पीने लगे। तो जो यूरोप के लोग थे उनके लिए ये वो प्राइड की बात थी, वो खुशी की बात थी, वो सेलिब्रेट करते थे। जबकि इंडियंस के लिए एक कर्ज बन गया। कर्ज मतलब देखते हैं कैसे। जब ये लोग शराब पी कर आते थे, अपने बीवी, अपने बेटियों को, अपनी माँओं को या अपनी बहनों को ये बहुत पीटते थे। पीटने के साथ साथ कभी कभार घर से निकाल देते थे। तो बताइए, इस वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने के बाद ये सही रास्ते पर जा रहे हैं या गलत? तो डेफिनेटली गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो यही कहना था किसका? गांधी जी का। इसके अलावा charmed by the West, appreciating everything that came from the West, Indians educated in these institutions began admiring British rule। तो जिन लोगों ने वेस्टर्न एजुकेशन हासिल की ब्रिटिश रूल में, तो उनमें से ज़्यादातर लोग अब ब्रिटिशर्स के हर एक बात मानने लगे। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश रूल को प्रेज़ करने लगे, बल्कि ये कहने लगे ये तो क्रिएटर, यानी जिसने हमें क्रिएट किया है, जिसने पूरी यूनिवर्स को क्रिएट किया है, उसकी तरफ से तो ये एक तोहफ़ा है कि हम पे ब्रिटिश रूल कर रहे हैं। जबकि आपने खुद भी देखा कि ब्रिटिश रूल की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा ट्राइबल्स पे, कल्टिवेटर्स पे, आर्टिजन्स क्राफ्ट्समैन पे, इंडिगो कल्टिवेटर्स पे, या रूलर्स पे, या फिर आम लोगों पे जिन पे टैक्स लगाया गया। तो अब सोचिए, जो लोग ब्रिटिश एजुकेशन हासिल करने के बाद ब्रिटिश रूल को प्रेज़ करते हैं, तारीफ़ करते हैं और चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रहे, उनकी सोच कैसी होगी? तो ये सोच कैसे हो गई? बिकॉज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। और एक स्टेटमेंट देखते हैं महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी कैसी एजुकेशन चाहते हैं वो भी देखेंगे।
Mahatma Gandhi wanted an education that could help Indians recover their sense of dignity and self respect. वो एजुकेशन दीजिए ना हिंदुस्तान के लोगों को जिससे वो अपने कल्चर अपना जो लिटरेचर है यहाँ का यहाँ के ट्रेडिशंस नॉर्म्स वैल्यूज़ उनकी वो रेस्पेक्ट करें वो उनको प्रेज़ करें बल्कि इतना ही नहीं जो एजुकेशन इंसान को सेल्फ रेस्पेक्ट सिखाए वो एजुकेशन इनको दीजिए मतलब वो एजुकेशन जिसको आप कहते हैं मॉरल एजुकेशन तो हिंदुस्तान के लोगों को मॉरल एजुकेशन दीजिए ताकि वो अपने कल्चर की हिफाजत करें ताकि वो अपनी लैंग्वेजेस अपने लिटरेचर की हिफाजत करें और इतना ही नहीं वो अपने हर एक चीज़ का वो तारीफ़ करेंगे तो ऐसी एजुकेशन अगर उनको मिल जाए तो यही एजुकेशन कहलाएगी ट्रू एजुकेशन तो गांधी जी यही एजुकेशन चाहते थे और क्या As you know, during the national movement, he urged students to leave educational institutions in order to show to the British that Indians were no longer willing to be enslaved. तो जब गांधी जी ने नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेशन की फ्रॉम 1920s ऑनवर्ड्स 1920 के बाद तो जब कभी भी नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो गई जब कभी भी प्रोटेस्ट हुआ डेमोन्स्ट्रेशन हो गई तो सबसे पहले इन स्टूडेंट्स को कहा जाता था ब्रिटिश स्कूल्स को छोड़ दें तो सबसे पहले ये ब्रिटिश स्कूल्स छोड़ने वाले यही स्टूडेंट्स हुआ करते थे मकसद क्या था कि अब हम और आपकी इस एजुकेशन को आपके इस रूल को बर्दाश्त करेंगे नहीं तो मतलब जितने लोग ब्रिटिश एजुकेशन वेस्टर्न एजुकेशन में इंटरेस्ट लेते थे वो उतना ही ब्रिटिशर्स के क्लोज रहते थे जितना वो इस एजुकेशन से दूर रहते थे उतनी ही वो आज़ादी की लड़ाई या फिर हम कहेंगे ब्रिटिश रूल से दूर भागते थे क्लियर तो इस वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से न सिर्फ गरीब लोगों का ख़ासतौर पे जो गरीब स्टूडेंट्स जाते थे स्कूल में उनका नुकसान हुआ बल्कि हर एक इंसान का नुकसान हुआ जो भी जिसने भी एजुकेशन हासिल की क्योंकि वो अपना कल्चर अपनी लैंग्वेजेस अपना लिटरेचर अपने नॉर्म्स कस्टम्स वैल्यूज़ ट्रेडिशंस अपना रिलीजन ये सब कुछ छोड़ने लगे थे आहिस्ता आहिस्ता तो जो कोई जिस कौम की ज़ुबान यानी लैंग्वेज जिस कौम की ज़ुबान खो जाए यानी वो अपनी ज़ुबान की हिफाजत ना करे अपनी लैंग्वेज की हिफाजत ना करे वो कौम कभी तरक्की नहीं कर पाता है यानी हमेशा हर कंट्री को हर कौम को अपनी लैंग्वेज की प्रोटेक्शन करनी चाहिए वो अपनी लैंग्वेज को बचाना चाहिए वो कैसे बचेगा जब हम खुद भी वो लैंग्वेज बोलेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे अपनी उस लैंग्वेज को कैसे बोलते हैं यानी अपनी लैंग्वेज को पढ़ना पढ़ाना और दूसरों तक पहुंचाना तो यही एक अच्छी एजुकेशन होगी और यही अच्छी एजुकेशन गांधी जी भी डिमांड करते थे और क्या चाहते थे वो Mahatma Gandhi strongly felt that Indian languages ought to be medium of teaching. Education in English crippled Indians, distanced them from their own social surroundings, and made them strangers in their own lands. Speaking a foreign tongue, displacing local culture, the English educated did not know how to relate to the masses. देखिए और एक बात जैसा मैंने पहले ही कहा जिस कौम की ज़ुबान खो जाए वो कौम कभी तरक्की नहीं करता तो यहाँ यही कहता है जो कि मैंने पहले बोला जब इंसान किसी दूसरी कंट्री किसी दूसरी कम्युनिटी की लैंग्वेज सीखता है और अपनी छोड़ देता है तो वो अपने ही मुल्क में अपने ही घर में अपनी ही कम्युनिटी में अपनी ही सोसाइटी में अनजाना बनता है देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कश्मीरी नहीं आती है क्या मैं अपने कश्मीरी भाइयों के साथ अपने रिलेटिव्स के साथ अपने हम पड़ोसियों के साथ अपने जो बच्चे हैं उनके साथ क्या मैं उनके साथ बात कर सकता हूँ अपनी लैंग्वेज में नो इट मीन्स आई हैव लॉस्ट माई लैंग्वेज तो मतलब मैं एक अजनबी बन गया हूँ कोई बाहर से आएगा वो मुझे बोलेगा चलिए मुझे बताइए कश्मीरी के बारे में कुछ तो मैं कैसे बोलूँगा उसको इट्स नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन हिम कश्मीरी बिकॉज आई डोंट नो तो इसीलिए इंसान को सबसे पहले अपनी लैंग्वेज अपना कल्चर अपने ट्रेडिशंस अपने वैल्यूज़ को प्रिजर्व करना चाहिए हाँ दूसरी लैंग्वेज सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अपनी लैंग्वेज को छोड़ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो गांधी जी का यही मानना था वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से जो इंडियंस है उनका दिमाग उनकी सोच बदल गई है उन्होंने अपना कल्चर छोड़ा है अपनी लैंग्वेज छोड़ी है वो अपनी ही ज़मीन पे अपने ही घरों में अपने ही लोगों में वो अनजान बन गए हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू स्पीक in their own languages. So speaking foreign tongue
displacing local culture. The English educated did not know how to relate to the masses. तो कैसे आप आम लोगों से बात कर पाएंगे जब तक आपको अपनी ज़ुबान नहीं आती है। तो अगर हम सारे इंग्लिश बन गए आज के पीरियड में, अगर हम सारे अंग्रेज़ी बन गए, हमने सिर्फ इंग्लिश सीखा, तो अपने लोगों के साथ कैसे बात करोगे आप, अपनी फैमिली के साथ कैसे बात करोगे, सोसाइटी में कैसे बात करोगे, क्योंकि आपको बोलना नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले अपनी लैंग्वेज, फिर दूसरी लैंग्वेजेस, पहले अपना कल्चर, फिर दूसरे कल्चर्स, सबसे पहले अपना रिलीजन, अपनी वैल्यूज़, अपनी ट्रेडिशंस, अपने नॉर्म्स, फिर उसके बाद दूसरी रिलीजन्स या ट्रेडिशंस की नॉलेज रखना कोई गलत नहीं है। तो यही सजेशंस थी गांधी जी की भी। यहाँ पे आप देख लीजिए, फिगर 9 आपको दिखाएगी महात्मा गांधी अलॉन्ग विथ कस्तूरबा, हिज वाइफ कस्तूरबा, Gandhi sitting with Rabindranath Tagore and a group of girls at Shanti Niketan in 1940। तो एक तरफ से गांधी जी है, उसकी वाइफ है, दूसरी तरफ से रविंद्रनाथ टैगोर और बहुत सारी वीमेन है। देखते हैं इसका क्या मकसद था। वेस्टर्न एजुकेशन, महात्मा गांधी said focused on reading and writing rather than oral knowledge. It valued textbooks rather than lived experience and practical knowledge. He argued that education ought to develop a person's mind and soul. Literacy or simple learning to read and write by itself did not count as education. People had to work with their hands, learn a craft, and know how different things operated. This would develop their mind and their capacity to understand. एक और स्टेटमेंट, गांधी जी का मानना था कि सिर्फ लर्न करने से, रीड करने से या राइट करने से, यानी लिखने से या बोलने से कोई एजुकेटेड नहीं बनता है। एजुकेशन वो है जो इंसान में मॉरल्स क्रिएट करे, जो इंसान को सच में इंसान बनाए। और एजुकेशन होनी चाहिए टेक्निकल एज वेल। टेक्निकल मतलब क्या, एजुकेशन इंसान को कुछ सिखानी चाहिए, उससे कुछ काम भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी खासी आती है फिर मुझे कोई काम नहीं आता। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस मेरे दिमाग में ये रीडिंग्स है, मेरे दिमाग में ये गोटा है और मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, तो ऐसी एजुकेशन बिल्कुल बेकार है। सो गांधी जी क्रिटिसाइज्ड वेस्टर्न एजुकेशन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ सिंपली रीडिंग एंड राइटिंग एंड नथिंग एल्स। There should be education which can create a best mind, a morality, as well as the people would be able to do any kind of job with the help of education. हर कोई काम वो कर सकें, उसी को एजुकेशन कहते हैं। तो यहाँ यही कहते हैं गांधी जी भी कि लिटरेसी, और लिटरेसी का मतलब होता है सिर्फ जो लोग पढ़ पाते हैं या लिख पाते हैं, बाद में उन्हें कुछ पता नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होती है, बट दे आर नॉट एबल टू वी कैन से एक्सप्लेन अ वर्ड, दे आर नॉट एबल टू जस्टिफाई व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। इस तरह की एजुकेशन सिर्फ डिग्रीज़ में अच्छी लगती है, इस तरह की एजुकेशन किसी काम की नहीं है। तो एजुकेशन वो है जो कुछ सिखाए, जो हमारे दिमाग, जो हमारी सोच को बढ़ाए, जो हमें ह्यूमैनिटी सिखाए, जो हमें मॉरलिटी सिखाए, दैट्स कॉल्ड एज एजुकेशन। तो इसी तरह की एजुकेशन दोनों चाहते थे, रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी जी। क्लियर? नाउ लेट अस सी more things about it. As nationalist sentiment spread, other thinkers also began thinking of a system of national education which could be radically different from that set up by the British. तो कुछ और भी लोग थे जो इस चीज़ को सपोर्ट करने लगे, बल्कि ये चाहते थे कि हम नेशनल एजुकेशन प्रमोट करें। नेशनल एजुकेशन मतलब होती है अपनी एजुकेशन, अपनी कंट्री की एजुकेशन, अपनी कल्चर्स की एजुकेशन। तो यहाँ के लोगों को यहाँ के बारे में पता होना ज़रूरी है। जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं उन्हें हिंदुस्तान के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, वो हर चीज़ स्टडी करनी चाहिए। इस तरह की एजुकेशन को कहते हैं हम नेशनल एजुकेशन। तो वेस्टर्न एजुकेशन को छोड़कर आप नेशनल एजुकेशन को प्रमोट कीजिए, यही कह रहे थे उस टाइम के ख़ास तौर पे दो नेशनलिस्ट जिनको हम नाम लेते हैं, गांधी जी एज वेल एज रविंद्रनाथ टैगोर। तो मुस्लिम्स में इस तरह का स्टेप उठाने वाला था सर सैयद अहमद खान। वो चाहते थे कि जो मुसलमान हैं उनको किसी भी तरह से एजुकेशन से पीछे नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि कुरान जो है ये फुल ऑफ साइंस है,
इसको आप स्टडी कीजिए, इसको आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, इस पे आप एक्सपेरिमेंट्स कीजिए और प्रूव कीजिए इसमें क्या लिखा है। तो बिल्कुल ही सेड दैट कुरान इज़ फुल ऑफ साइंस। तो फ़ायदा उठाइए ना इस साइंस का, कुरान को डीपली स्टडी कीजिए ना, उसमें से जो साइंस है उसको बाहर निकालिए ना, तब जाके आप दूसरे लोगों की हेल्प करेंगे, तब जाके आप एडवांस्ड बनेंगे, तब जाके आप डेवलप्ड बनेंगे, तब जाके आप में चेंज आएगी, तब जाके आप इस स्लेवरी, इस गुलामी से आज़ाद होंगे। तो ये थी स्टेटमेंट्स किसकी? सर सैयद अहमद खान। यानी वो सपोर्ट तो कर रहे थे वेस्टर्न एजुकेशन को, लेकिन उसका मकसद था कि लोग कुछ सीखें, जो मुस्लिम हैं वो कुछ सीखें, उन्हें कुछ मिलना चाहिए, उन्हें कुछ हासिल होना चाहिए। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स थी सर सैयद अहमद खान की। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने डिस्कस किया नेशनल एजुकेशन के बारे में, कौन सी एजुकेशन चाहते थे नेशनलिस्ट्स। तो दो ग्रुप्स की हमने बात की। एक ग्रुप था जो चाहते थे हिंदुस्तान में वेस्टर्न एजुकेशन ही होनी चाहिए। ये वो लोग थे, ये वो हिंदुस्तानी थे जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन हासिल की थी, जिनमें एक का नाम मैंने बताया राजा राम मोहन राय और दूसरे का नाम मैंने बोला सर सैयद अहमद खान। लेकिन दूसरा ग्रुप ऐसा था जो चाहते थे हिंदुस्तान के लोगों को हिंदुस्तान का ही लिटरेचर पढ़ाया जाए, उनको नेशनल एजुकेशन दी जाए, वेस्टर्न एजुकेशन से उन्हें कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसने दिमाग बदल दिया है, इसने सोच बदल दी है, इंसान को एक रोबो, एक मशीन बना दिया है जो न सोच सकते हैं न कुछ कर सकते हैं। तो ऐसी ऐसी एडवाइसेस, ऐसी रिकमेंडेशंस या इस तरह का क्रिटिसिज्म करने वाले दो लोग हमने बताए। एक था महात्मा गांधी और दूसरा था रविंद्रनाथ टैगोर। तो टैगोर के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।